सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सचिन केवाल आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जामिन लाइफ पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिटन बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। और अभी तक हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। आओ, क्या कोई व्यक्ति जो अपने पतन की भावना में ही आनंद खोजने का प्रयास करता है, उसके मन में अपने प्रति सम्मान की एक चिंगारी भी हो सकती है? मैं यह बात किसी भावुक पश्चाताप से नहीं कह रहा हूँ और वास्तव में मैं कभी यह कहने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो पापा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा कहने में असमर्थ हूँ, बल्कि शायद इसलिए कि मैं ऐसा करने में बहुत सक्षम हूँ। कि किस तरह से? जैसे कि जानबूझकर मैं उन मामलों में मुसीबत में पड़ जाता हूँ जिनमें मैं किसी भी तरह से दोषी नहीं हूँ। यह इसका सबसे बुरा हिस्सा था। साथ ही मैं वास्तव में भावुक और पश्चातापी था। मैं आंसू बहाता था और जाहिर है खुद को धोखा देता था। हालांकि मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और उस समय मेरे दिल में एक बीमार भावना थी। इसके लिए कोई प्रकृति के नियमों को भी दोष नहीं दे सकता। हालांकि प्रकृति के नियमों ने मेरा पूरे जीवन में मुझे किसी भी चीज से ज्यादा परेशान नहीं किया। यह सब याद रखना घिनौना है, लेकिन तब भी मैं यह घिनौना था। बेशक 1 या 2 मिनट बाद मुझे क्रोध से एहसास हुआ कि यह सब झूठ था, एक विद्रोही झूठ, एक दिखावटी झूठ। यानी यह सब पश्चाताप, यह भावना, सुधार की ये प्रतिज्ञाएं। आप पूछेंगे कि मैंने ऐसी हरकतों से खुद को क्यों परेशान किया? जवाब, क्योंकि हाथ जोड़कर बैठना बहुत उबाऊ था और इसलिए मैंने शरारतें करना शुरू कर दिया। यही सच है सज्जनों। अपने आप को और अधिक ध्यान से देखें, तब आप समझ जाएंगे कि ऐसा ही है। मैंने रोमांच का आविष्कार किया अपने लिए और एक जीवन बना लिया ताकि कम से कम किसी तरह जी सकूं। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? अच्छा, उदाहरण के लिए बिना किसी बात के जानबूझकर अपराध करना, और व्यक्ति खुद को जानता है, जाहिर है कि वह बिना किसी बात पर नाराज है, कि वह इसे दिखावा कर रहा है, लेकिन फिर भी वह खुद को अंततः वास्तव में नाराज होने के बिंदु पर ले आता है। मेरे पूरे जीवन में इस तरह के मजाक करने का आवेग रहा है ताकि अंत में मैं इसे अपने आप पर नियंत्रित न कर सकूं। एक और बार, वास्तव में 2 बार, मैंने प्यार में होने की बहुत कोशिश की। मैंने भी दुख उठाया सज्जनों। मुझे यकीन है मेरे दिल की गहराई में मेरी पीड़ा में कोई विश्वास नहीं था, केवल उपहास की एक हल्की सी हलचल थी। लेकिन फिर भी मैंने दुख उठाया और वास्तविक रूढ़िवादी तरीके से मैं ईर्ष्यालु था। खुद से बाहर। आप जानते हैं कि चेतना का प्रत्यक्ष वैध फल जड़ता है, अर्थात सचेतन रूप से हाथ जोड़कर बैठना। मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है। मैं दोहराता हूं, मैं जोर देकर दोहराता हूं। सभी प्रत्यक्ष व्यक्ति और क्रियाशील व्यक्ति सिर्फ इसलिए क्रियाशील होते हैं क्योंकि वे मूर्ख और सीमित होते हैं। यह कैसे स्पष्ट है? मैं आपको बताता हूं। अपनी सीमाओं के परिणाम स्वरूप वे प्राथमिक कारणों के लिए तात्कालिक और गौण कारणों को लेते हैं और इस तरह से वे खुद को अन्य लोगों की तुलना में अधिक तेजी से और आसानी से समझा लेते हैं कि उन्हें अपनी गतिविधियों के लिए एक अचूक आधार मिल गया है और उनका मन शांत है। और आप जानते हैं कि मुख्य बात क्या है? कार्य करना शुरू करने के लिए आप जानते हैं आपको पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करना होगा और उसमें संदेह का कोई निशान नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? वे प्राथमिक कारण कहाँ हैं जिन पर मुझे निर्णय करना है? मेरी नींव कहाँ है? मुझे उन्हें कहाँ से प्राप्त करना है? मैं अपने आप का चिंतन में लगता हूँ और परिणाम स्वरूप मेरे साथ हर प्राथमिक कारण तुरंत ही अपने पीछे एक और प्राथमिक कारण खींच लेता है और इसी तरह अनंत तक चलता रहता है। यह हर तरह की चेतना और प्रतिबिंब का सार है। यह फिर से प्रकृति के नियमों का मामला होना चाहिए। अंत में इसका परिणाम क्या है? क्यों बिल्कुल वैसा ही। याद रखें कि मैंने अभी प्रतिशोध के बारे में बात की थी। मुझे यकीन है कि आपने इसे नहीं समझा। मैंने कहा कि एक आदमी खुद से बदला लेता है क्योंकि वह इसमें न्याय देखता है, इसलिए उसने एक प्राथमिक कारण यानी न्याय पा लिया है और इसलिए वह हर तरफ से शांत है और परिणाम स्वरूप वह शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक अपना बदला लेता है।
यह मानते हुए कि वह न्यायपूर्ण और ईमानदार काम कर रहा है। लेकिन मुझे इसमें कोई न्याय नहीं दिखता, मुझे इसमें किसी तरह का कोई भी गुण नहीं दिखता, और परिणाम स्वरूप अगर मैं खुद से बदला लेने की कोशिश करता हूं तो यह केवल द्वेष के कारण होता है। द्वेष निश्चित रूप से सब कुछ, मेरे सभी संदेहों को दूर करता है और इसलिए प्राथमिकरण के स्थान पर काफी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। ठीक इसलिए क्योंकि यह कोई कारण नहीं। लेकिन अगर मुझ में द्वेष भी न हो, मैंने अभी इसी से शुरुआत की है, आप जानते हैं, तो क्या किया जाए? चेतना के उन स्थापित नियमों के फलस्वरूप मेरे अंदर का क्रोध रासायनिक विघटन के अधीन है। आप इसे देखते हैं, वस्तु हवा में उड़ जाती है, आपके कारण वाष्पित हो जाते हैं, अपराधी का पता नहीं चलता, गलत नहीं बल्कि एक भ्रम बन जाता है, दांत दर्द जैसा कुछ जिसके लिए किसी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और परिणाम स्वरूप फिर से वही रास्ता बचता है, यानी दीवार को जितना हो सके पीटना। इसलिए आप इसे हाथ की एक लहर के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको कोई मूल कारण नहीं मिला है, और आपने आपको अपनी भावनाओं से दूर जाने दे, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्राथमिक कारण के, कम से कम कुछ समय के लिए, चेतना को पीछे हटाते हुए, नफरत या प्यार, अगर सिर्फ साथ बैठने से बचने के लिए। अपने हाथ जोड़े, परसों ज्यादा से ज्यादा तुम खुद को जानबूझकर धोखा देने के लिए खुद से घृणा करने लगोगे। नतीजा साबुन का बुलबुला और जड़ता। ओ सज्जनों, क्या आप जानते हैं, शायद मैं खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने पूरे जीवन में मैं न तो कुछ शुरू कर पाया और न ही कुछ खत्म कर पाया हूं। माना कि मैं एक बकवादी हूं, एक हानि रहित झंझट भरा बकवादी, हम सभी की तरह। लेकिन क्या किया जाए अगर हर बुद्धिमान व्यक्ति का सीधा और एकमात्र पेशा बकवाद है, यानी जानबूझकर छलनी से पानी डालना। चैप्टर 6। ओह, अगर मैंने आलस्य के कारण कुछ नहीं किया होता। भगवान, तब मैं खुद को कितना सम्मान करता। मुझे खुद का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम मैं आलसी होने में सक्षम तो होता, कम से कम मेरे अंदर एक गुण तो होता जो सकारात्मक होता, जिस पर मैं खुद पर विश्वास कर सकता था। प्रश्न, वह कौन है? उत्तर, एक आलसी। अपने बारे में ऐसा सुनना कितना सुखद होता है। इसका मतलब होगा कि मैं सकारात्मक रूप से परिभाषित था। इसका मतलब होगा कि मेरे बारे में कहने के लिए कुछ था। आलसी क्यों? यह एक आह्वान और पेशा है। यह एक पेशा है। मजाक मत करो, ऐसा ही है। तब मुझे अधिकारपूर्वक सर्वश्रेष्ठ क्लब का सदस्य होना चाहिए और मुझे अपना काम में लगातार खुद का सम्मान करना चाहिए। मैं एक सज्जन को जानता था जो अपने पूरे जीवन में लकीर के फकीर होने पर गर्व करता था। वह इसे अपना सकारात्मक गुण मानता था और कभी खुद पर संदेह नहीं करता था। वह केवल शांत होकर नहीं बल्कि विजयी अंतःकरण के साथ मरा, और वह बिल्कुल सही भी था। तब मुझे अपने लिए एक पेशा चुनना चाहिए था। मुझे एक आलसी और पेटू होना चाहिए था। एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उदाहरण के लिए हर उस चीज के लिए सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति जो उदार है और सुंदर है। आपको यह कैसा लगा? मुझे लंबे समय से इसके दर्शन होते रहे हैं। 40 की उम्र में वह उदार और सुंदर मेरे दिमाग पर भारी पड़ता है। लेकिन वह 40 की उम्र है, तब यह अलग होता। मुझे अपने लिए गतिविधि का रूप ढूंढ लेना चाहिए था, जिसमें मैं इसके साथ सटीक रूप से कहूं तो शराब पीता। हर उत्कृष्ट और सुंदर की सेहत के लिए शराब पीना। मुझे हर मौके पर एक आंसू अपने गिलास में गिराना चाहिए था और फिर उसे उन सभी उत्कृष्ट और सुंदर चीजों में बहा देना चाहिए था। फिर मुझे हर चीज को उत्कृष्ट और सुंदर में बदल देना चाहिए था। सबसे घिनौने निर्विवाद कचरे में से भी मुझे उत्कृष्ट और सुंदर को ढूंढना चाहिए था। मुझे गीले स्पंज की तरह आंसू बहाने चाहिए थे। उदाहरण के लिए, एक कलाकार गे के योग्य चित्र बनाता है। मैं तुरंत उस कलाकार के स्वास्थ्य के लिए पीता हूँ जिसने गे के योग्य चित्र बनाया, क्योंकि मुझे वह ऐसा पसंद है जो उत्कृष्ट और सुंदर है। एक लेखक ने लिखा है जैसा आप चाहोगे। मैं तुरंत किसी के भी स्वास्थ्य के लिए पीता हूँ, क्योंकि मुझे वह ऐसा पसंद है जो उत्कृष्ट और सुंदर है। मुझे ऐसा करने के लिए सम्मान का दावा करना चाहिए। मुझे उन सभी को सताना चाहिए जो मुझे सम्मान नहीं दिखाते। मुझे आराम से रहना चाहिए। मुझे सम्मान के साथ मरना चाहिए। क्यों? यह आकर्षण है, पूरी तरह से आकर्षण है। और मेरा पेट कितना गोल हो जाना चाहिए था। मेरी ठोडी कितनी तिगुनी हो जानी चाहिए थी। मेरी नाक कितनी लाल हो जानी चाहिए थी, ताकि हर कोई मुझे देखकर कहे यह एक संपत्ति है।
यह कुछ असली और ठोस है। और आप जो चाहे कहे, इस नकारात्मक युग में अपने बारे में ऐसी टिप्पणी सुनना बहुत सुखद है। चैप्टर 7, लेकिन यह सब सुनहरे सपने हैं। अरे मुझे बताओ, यह सबसे पहले किसने कहा था? यह सबसे पहले किसने कहा था कि मनुष्य केवल इसलिए बुरे काम करता है क्योंकि वह अपने हितों को नहीं जानता? और अगर वह प्रबुद्ध हो जाए, अगर उसकी आंखें उसके वास्तविक सामान्य हितों के लिए खुल जाए, तो मनुष्य तुरंत बुरे काम करना बंद कर देगा, तुरंत अच्छा और महान बन जाएगा। क्योंकि प्रबुद्ध होने और अपने वास्तविक लाभ को समझने के बाद वह अच्छे में अपना लाभ देखेगा और कुछ नहीं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने हितों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप, ऐसा कहे तो आवश्यकता के कारण, वह अच्छा करना शुरू कर देगा। बच्चा, शुद्ध मासूम बच्चा, सबसे पहले इन सभी हजारों वर्षों में ऐसा समय क्यों आया है जब मनुष्य ने केवल अपने हित से काम किया हो? उन लाखों तथ्यों का क्या किया जाए जो इस बात की गवाही देते हैं कि मनुष्य ने सचेत रूप से, अर्थात अपने वास्तविक हितों की पूरी तरह से समझते हुए, उन्हें पृष्ठभूमि में छोड़ दिया है और खतरे और जोखिम का सामना करने के लिए दूसरे रास्तों पर सिर के बल दौड़ पड़े हैं। किसी के द्वारा और किसी चीज के द्वारा मजबूर नहीं किया गया है, बल्कि जैसा कि यह था, बस प्रचलित मार्ग को नापसंद करते हुए और हठपूर्वक जानबूझकर एक और कठिन बेतुका रास्ता चुना है। लगभग अंधेरे में इसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है यह हठ और दुराग्रह उनके लिए किसी भी लाभ से अधिक सुखद था। लाभ क्या है और क्या आप इसे अपने ऊपर ले लेंगे? क्या आप स्वयं को पूर्ण सटीकता के साथ यह परिभाषित कर सकते हैं कि मनुष्य का लाभ क्या है और क्या होगा? यदि ऐसा हो कि मनुष्य का लाभ कभी कभी न केवल हो सकता है बल्कि होना भी चाहिए, कुछ मामलों में वह ऐसी इच्छा करता है जो उसके लिए हानिकारक है और लाभप्रद नहीं है। और यदि ऐसा है, यदि ऐसा कोई मामला हो सकता है, तो पूरा सिद्धांत धूल में मिल जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामले हैं? आप हंसते हैं, हंसिए सज्जनों, लेकिन केवल मुझे उत्तर दीजिए, क्या मनुष्य के लाभों की पूरी निश्चितता के साथ गणना की गई है? क्या कुछ ऐसे नहीं है जिन्हें न केवल शामिल ही नहीं किया गया हो, बल्कि संभवत किसी भी वर्गीकरण के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है? आप देखिए, आप सज्जनों ने मेरी जानकारी के अनुसार मानवीय लाभों का एक पूरा रजिस्टर सांख्यिकी आंकड़े और राजनीतिक आर्थिक सूत्रों के औसत से लिया है। आपके लाभ समृद्धि, धन, स्वतंत्रता, शांति वगैरह है। इसलिए उदाहरण के लिए जो व्यक्ति खुलेआम और जानबूझकर उस पूरी सूची के विरोध में जाता है, वह आपकी सोच में और वास्तव में मेरी सोच में भी निश्चित रूप से एक अंधविश्वासी या एक पूर्ण पागल होगा, है ना? लेकिन आप जानते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों होता है कि ये सभी सांख्यविद, ऋषि और मानवता के प्रेमी जब मानवीय लाभों की गणना करते हैं तो हमेशा एक को छोड़ देते हैं। वे इसे उस रूप में भी नहीं लेते जिस रूप में इसे लिया जाना चाहिए, और पूरी गणना उसी पर निर्भर करती है। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, उन्हें बस इसे लेना होगा, यह लाभ, और इसे सूची में जोड़ना होगा। लेकिन समस्या यह है कि यह अजीब लाभ किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता और किसी भी सूची में नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरे एक मित्र, लेकिन निश्चित रूप से वे आपके मित्र भी, और वास्तव में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं जिसका वह मित्र न हो। जब वह किसी कार्य के लिए तैयार होता है तो यह सज्जन तुरंत आपको सुंदर और स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि उन्हें तर्क और सत्य के नियमों के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए। इसके अलावा वह आपसे मनुष्य के वास्तविक सामान्य हितों के बारे में उत्साह और जुनून के साथ बात करते हैं। विडंबना के साथ वह उन अदूरदर्शी मूर्खों को फटकारेंगे जो न तो अपने हितों को समझते हैं और ना ही सद्गुणों के वास्तविक महत्व को। और 15 मिनट के भीतर, बिना किसी अचानक बाहरी उकसावे के, लेकिन केवल अपने अंदर की किसी चीज के माध्यम से जो उसके सभी हितों से अधिक मजबूत है, वह बिल्कुल अलग रास्ता अपना लेंगे। यानी वह जो कुछ भी, वह सभी, वह अभी अपने बारे में कह रहा है, उसके सीधे विपरीत कार्य करेंगे। तर्क के नियमों के विरोध में, अपने स्वयं के लाभ के विरोध में, वास्तव में हर चीज के विरोध में। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मेरा मित्र एक मिश्रित व्यक्तित्व है और इसलिए एक व्यक्ति के रूप में उसे दोष देना मुश्किल है। सच तो यह है कि सज्जनों, ऐसा लगता है कि लगभग हर व्यक्ति को अपने सबसे बड़े लाभों में से अधिक प्रिय कुछ न कुछ अवश्य ही होता है।
या अतार्किक न होते हुए भी एक ऐसा सबसे अधिक लाभदायक लाभ होता है, वह लाभ जिसके बारे में हमने अभी बात की है, जो अन्य सभी लाभों से अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक है, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति सभी नियमों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तैयार रहता है, अर्थात तर्क, सम्मान, शांति, समृद्धि के विरुद्ध, वास्तव में उन सभी उत्कृष्ट और उपयोगी चीजों के विरुद्ध, यदि वह केवल उस मौलिक सबसे अधिक लाभदायक लाभ को प्राप्त कर सके जो उसे सभी से अधिक प्रिय है। हाँ, लेकिन यह फिर भी लाभ ही है। आप प्रतिवाद करेंगे, लेकिन क्षमा करें, मैं बात स्पष्ट कर दूंगा, और यह है शब्दों के खेल का मामला। नहीं, यह शब्दों के खेल का मामला नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ इस तथ्य से उल्लेखनीय है कि यह हमारे सभी वर्गीकरणों को तोड़ता है और मानव जाति के लाभ के लिए मानव प्रेमियों द्वारा निर्मित हर प्रणाली को लगातार तोड़ता है। वास्तव में यह सब कुछ उलट देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस लाभ का उल्लेख करूं, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद से समझौता करना चाहता हूं, और इसलिए मैं साहसपूर्वक घोषणा करता हूं कि ये सभी बेहतरीन प्रणालियां मानव जाति को उनके वास्तविक सामान्य हितों को समझाने के लिए, ये सभी सिद्धांत ताकि इन हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास करने से वे एक बार अच्छे और महान बन सके, मेरी राय में अब तक केवल तार्किक अभ्यास है। हाँ, तार्किक अभ्यास। क्यों अपने स्वयं के लाभ की खोज के माध्यम से मानव जाति के उत्थान के इस सिद्धांत को बनाए रखना मेरे दिमाग में लगभग वैसा ही है जैसा कि बकल का अनुसरण करते हुए यह पुष्टि करना कि सभ्यता के माध्यम से मानव जाति नरम हो जाती है और परिणाम स्वरूप कम खूनी और युद्ध के लिए कम उपयुक्त होती है। तार्किक रूप से यह उनके तर्कों का अनुसरण करना प्रतीत होता है, लेकिन मनुष्य की प्रणालियों और अमूर्त निष्कर्षों के प्रति ऐसा झुकाव कि वह जानबूझकर सत्य को विकृत करने के लिए तैयार है, अपने तर्क को सही ठहराने के लिए अपनी इंद्रियों के प्रमाण को नकारने के लिए तैयार है। मैं यह उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बस अपने आसपास देखिए, खून की धाराएं बह रही है और बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से, जैसा कि यह शैंपेन हो। पूरी 19वीं सदी को ले, जिसमें बकल रहते थे, नेपोलियन महान और वर्तमान को भी ले, उत्तरी अमेरिका शाश्वत एकता को ले, स्लेस्विग होस्टलिन के तमाशे को ले, और वह क्या है जो सभ्यता हमारे अंदर नरम कर देती है। सभ्यता का मानव जाति के लिए एकमात्र लाभ विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को अधिक क्षमता बनाना है, और कुछ भी नहीं। और इस बहुआयामिता के विकास के माध्यम से मनुष्य रक्तपात में आनंद प्राप्त करने लग सकता है। वास्तव में ऐसा उसके साथ पहले ही हो चुका है। क्या आपने देखा है कि सबसे सभ्य सज्जन ही सबसे सूक्ष्म हत्यारे रहे हैं, जिनके सामने अतिलाश और स्टे का राजिन भी टिक नहीं सकते। और यदि वे अतिलाश और स्टे का राजिन जितने विशिष्ट नहीं है, तो इसका कारण केवल यह है कि वे अक्सर मिलते हैं, बहुत साधारण हैं और हमारे लिए बहुत परिचित हो गए हैं। किसी भी मामले में सभ्यता ने मानव जाति को यदि अधिक रक्त पिपीसु नहीं बनाया है, तो कम से कम अधिक घृणित रूप से रक्त पिपीसु बना दिया है। पुराने दिनों में वह रक्तपात में न्याय देखता था और अपनी अंतरात्मा की शांति से उन लोगों का सफाया करता था जिन्हें वह उचित समझता था। अब हम रक्तपात को घृणित समझते हैं और फिर भी हम इस घृणित कार्य में लगे रहते हैं, और पहले से कहीं अधिक ऊर्जा के साथ। कौन सा अधिक बुरा है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। वे कहते हैं कि रोमन इतिहास से एक उदाहरण का हवाला देते हुए, क्लियोपेट्रा अपनी दासियों के स्तनों में सोने के पिन चुभाने की शौकीन थी और उनकी चीखों और चटपटाहट से उसे संतुष्टि मिलती थी। आप कहेंगे कि वह तुलनात्मक रूप से बर्बर समय था, कि यह समय भी बर्बर है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से कहे तो पिन आज भी चुभाए जाते हैं। कि यद्यपि मनुष्य ने बर्बर युगों की तुलना में आज अधिक स्पष्ट रूप से देखना सीख लिया है, फिर भी वह तर्क और विज्ञान के अनुसार कार्य करना सीखने से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि जब वह कुछ पुरानी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेगा और जब सामान्य ज्ञान और विज्ञान ने मानव स्वभाव को पूरी तरह से फिर से शिक्षित कर दिया होगा और इसे सामान्य दिशा में मोड़ दिया होगा, तो वह निश्चित रूप से सीख जाएगा। आपको विश्वास है कि तब मनुष्य तीव्र इच्छा शक्ति से काम करना बंद कर देगा। विज्ञान स्वयं मनुष्य को यह सिखाएगा। हालांकि मेरे विचार से यह एक अनावश्यक विलासिता है कि वास्तव में
उसकी अपनी कोई सनक या इच्छा कभी नहीं रही है, और वह स्वयं पियानो की कुंजी या किसी ऑर्गन के स्टॉप की प्रकृति भी कोई चीज है, और इसके अलावा प्रकृति के नियम कहलाने वाली चीजें भी है। इसलिए वे जो कुछ भी करता है वह उसकी इच्छा से नहीं होता है, बल्कि प्रकृति के नियमों द्वारा अपने आप होता है। परिणाम स्वरूप हमें केवल प्रकृति के इन नियमों की खोज करनी है, और मनुष्य को अपने कार्यों के लिए फिर से जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, और जीवन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तब सभी मानवीय क्रियाएं निश्चित रूप से इन नियमों के अनुसार गणितीय रूप से सरलीबद्ध की जाएगी, जैसे 108,000 तक के लघुगुणक की तालिकाएं, और एक सूचकांक में दर्ज की जाएगी, या इससे भी बेहतर विश्वकोश शब्दकोशों की प्रकृति के कुछ शिक्षाप्रद कार्य प्रकाशित किए जाएंगे, जिसमें सब कुछ इतनी स्पष्ट रूप से गणना और समझाया जाएगा कि दुनिया में कोई और घटना या रोमांच नहीं होगा। तब यह सब आप कहते हैं नए आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएंगे, सभी पहले से तैयार और गणितीय सटीकता के साथ काम किए जाएंगे, ताकि हर संभव प्रश्न पलक झपकते ही गायब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि इसका हर संभव उत्तर प्रदान किया जाएगा। तब क्रिस्टल का महल बनाया जाएगा। तब वास्तव में वे सुखद दिन हो गए। बेशक कोई गारंटी नहीं है, यह मेरी टिप्पणी है कि यह उदाहरण के लिए तब भयानक रूप से नीरस नहीं होगा, क्योंकि जब सब कुछ गणना और सरलीबद्ध हो जाएगा तो किसी को क्या करना होगा, लेकिन दूसरी ओर सब कुछ करना होगा। सब कुछ असाधारण रूप से तर्कसंगत होगा। बेशक ऊब आपको किसी भी दिशा में ले जा सकती है। ऊब है जो लोगों को सोने के पिन लगाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह सब मायने नहीं रखता। बुरी बात यह है, यह फिर से मेरी टिप्पणी है, कि मैं कहने की हिम्मत करता हूं कि लोग तब सोने की पिन के लिए आभारी होंगे। मनुष्य मूर्ख है, आप जानते हैं, असाधारण रूप से मूर्ख, या बल्कि वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, लेकिन वह इतना कृतज्ञ है कि आप पूरी सृष्टि में उसके जैसा दूसरा नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि अचानक बिना किसी कारण के सामान्य समृद्धि के बीच एक नीच या बल्कि प्रक्रियावादी और विडंबनापूर्ण चेहरे वाला एक सज्जन व्यक्ति खड़ा हो और अपने हाथ जोड़कर हम सभी से कहे, मैं कहता हूं सज्जन, क्या हमें पूरे शो को खत्म नहीं कर देना चाहिए और तर्कवाद की हवा नहीं उड़ा देनी चाहिए? बस इन लघुगुणकों को शैतान के हवाले कर देना चाहिए और हमें एक बार फिर अपनी मीठी मूर्खतापूर्ण इच्छा से जीने में सक्षम बनना चाहिए। फिर से यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो बात परेशान करने वाली है वह यह है कि उसे अनुयायी अवश्य मिलेंगे। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव है, और यह सब सबसे मूर्खतापूर्ण कारण से है जिसके बारे में कोई सोच सकता है कि यह शायद ही उल्लेख करने लायक है। यानी कि मनुष्य हर जगह और हर समय, चाहे वह कोई भी हो, अपने विवेक और लाभ के अनुसार काम करना पसंद करता है, और कोई व्यक्ति अपने हितों के विपरीत कुछ भी चुन सकता है, और कभी कभी उसे ऐसा करना ही चाहिए। यह मेरा विचार है। किसी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र उन्मुक्त पसंद, किसी व्यक्ति की अपनी सनक, चाहे वह कितनी भी जंगली क्यों न हो, किसी व्यक्ति की अपनी कल्पना जो कभी कभी उन्माद की हद तक बढ़ जाती है, वह सबसे अधिक लाभकारी लाभ है जिसे हमने अनदेखा कर दिया, जो किसी वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है और जिसके विरुद्ध सभी प्रणालियां और सिद्धांत निरंतर टूट रहे हैं। ओह, और ये बुद्धिमान लोग कैसे जानते हैं कि मनुष्य एक सामान्य, एक सद्गुणी विकल्प चाहता है? किस बात ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि मनुष्य को तर्कसंगत रूप से लाभप्रद विकल्प चाहिए? मनुष्य जो चाहता है कि वह बस स्वतंत्र विकल्प है, चाहे उस स्वतंत्रता की कीमत कुछ भी हो, और वह उसे कहीं भी ले जाए। और विकल्प बेशक केवल शैतान ही जानता है कि कौन सा विकल्प है। चैप्टर 8। आहा, लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में चुनाव जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जो चाहे कहे, आप ठहाका लगाकर बीच में बोलेंगे। विज्ञान ने मनुष्य का इतना विश्लेषण किया है कि हम पहले से ही जानते हैं कि चुनाव और जिसे इच्छा की स्वतंत्रता कहा जाता है वह कुछ और नहीं है। रुको सज्जनों, मैं खुद भी यही कहना चाहता था कि मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं बस यह कहने जा रहा था कि शैतान ही जानता है कि चुनाव किस पर निर्भर करता है, और शायद यह बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मुझे विज्ञान की शिक्षा याद आ गई और मैंने खुद को रोक लिया। और यहाँ आप इस पर बात कर रहे हैं। वास्तव में अगर किसी दिन हमारी सभी इच्छाओं और सनकियों के लिए एक सूत्र की खोज हो जाती है
यानी यह स्पष्टीकरण कि वे किस पर निर्भर है, वे किस नियम से उत्पन्न होती है, वे कैसे विकसित होती है, एक मामले में उनका क्या लक्ष्य है और दूसरे में क्या है, वह एक वास्तविक गणितीय सूत्र है। तो सबसे अधिक संभावना है कि मनुष्य तुरंत इच्छा महसूस करना बंद कर देगा। वास्तव में वह निश्चित रूप से इच्छा महसूस करना बंद कर देगा, क्योंकि कौन नियम से चुनना चाहेगा। इसके अलावा वह एक इंसान से एक अंग, रोक या कुछ किसी तरह का रूप ले लेगा, क्योंकि इच्छाओं के बिना, स्वतंत्र इच्छा के बिना और बिना विकल्प के आदमी क्या है अगर अंग में रोक नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आइए संभावनाओं पर विचार करें। क्या ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? हम आप तय करें। हमारा चुनाव आमतौर पर हमारे लाभ के गलत दृष्टिकोण से गलत होता है। हम कभी कभी पूर्ण चुनते हैं। बकवास इसलिए क्योंकि अपनी मूर्खता में हम उस बकवास में कथित लाभ प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। लेकिन जब यह सब कागज पर स्पष्ट और काम किया जाता है लेकिन जब यह सब कागज पर स्पष्ट और काम किया जाएगा, जो पूरी तरह से संभव है, क्योंकि यह मानना घृणित और मूर्खतापूर्ण है कि प्रकृति के कुछ नियम मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा, तो निश्चित रूप से तथाकथित इच्छाएं अब अस्तित्व में नहीं रहेगी। क्योंकि अगर कोई इच्छा तर्क के साथ टकराव में आती है तो हम तर्क करेंगे और इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी इच्छाओं में अपने तर्क को संवेदनहीन बनाए रखना असंभव होगा और इस तरह जानबूझकर तर्क और इच्छा के खिलाफ काम करके खुद को नुकसान पहुंचाना होगा। और चूंकि सभी विकल्प और तर्क वास्तव में गणना किए जा सकते हैं, क्योंकि किसी दिन हमारी तथाकथित स्वतंत्र इच्छा के नियमों की खोज की जाएगी, तो मजाक को छोड़कर एक दिन उनसे बनी एक तालिका जैसी कोई चीज हो सकती है, ताकि हम वास्तव में उसके अनुसार चुनाव कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन वे गणना करके मुझे साबित कर दे कि मैंने किसी पर इसलिए नाक या भौहें सिकोड़ी क्योंकि मैं उसे नाक और भौं सिकोड़ने बिना नहीं रह सकता था और मुझे यह उसी तरह करना था, तो मेरे पास क्या आज़ादी बची? खासकर अगर मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ और मैंने कहीं से डिग्री ली है, तब मुझे 30 साल पहले से ही अपने पूर्ण जीवन की गणना करने में सक्षम होना चाहिए। संक्षेप में, अगर यह व्यवस्था की जा सकती है तो हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी हमें यह समझना चाहिए और वास्तव में हमें अपने आप को यह दोहराना चाहिए कि ऐसे ऐसे समय और ऐसे ऐसे हालात में प्रकृति हमारी अनुमति नहीं मांगती। हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है और उसे अपनी कल्पना के अनुसार नहीं ढालना चाहिए। और अगर हम वास्तव में नियमों के सूत्रों की तालिकाओं की आकांक्षा रखते हैं, और ठीक है, यहाँ तक कि रासायनिक प्रत्युत्तर तक, तो कोई नहीं है, इसके लिए हमें जवाब भी स्वीकार करना होगा, अन्यथा इसे हमारी सहमति के बिना स्वीकार कर लिया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं रुक जाता हूँ। सज्जनों, आपको मुझे अति दार्शनिक होने के लिए अक्षमा करना पड़ेगा। यह 40 साल भूमिगत रहने का परिणाम है। मुझे अपनी कल्पना को पूरा करने की अनुमति दें। आप देखिए सज्जनों, तर्क एक उत्कृष्ट चीज है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन तर्क और कुछ नहीं बल्कि तर्क है, और यह मनुष्य की प्रकृति के केवल तर्कसंगत पक्ष को संतुष्ट करता है, जबकि इच्छा पूरे जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी पूरे मानव जीवन की, जिसमें तर्क और सभी आवेग शामिल है। और यद्यपि हमारा जीवन इसके इस प्रकटीकरण में अक्सर बेकार है, फिर भी यह जीवन है और केवल वर्गमूल निकालना नहीं है। यहाँ उदाहरण के लिए मैं स्वाभाविक रूप से जीना चाहता हूँ, जीवन के लिए अपनी सभी अक्षमताओं को संतुष्ट करने के लिए, न कि केवल तर्क करने की अक्षमता, यानी जीवन के लिए अपनी अक्षमता का केवल 20वां हिस्सा नहीं। तर्क क्या जानता है? तर्क केवल वही जानता है जो उसने सीखने में सफलता प्राप्त की है। कुछ चीजें शायद वह कभी नहीं सीख पाएगा, यह एक खराब सांत्वना है, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से है क्योंकि नहीं कहा जाता, और मानव प्रकृति एक पूरे के रूप में कार्य करती है। इसमें जो कुछ भी है वह सचेत रूप से या अनजाने में, और भले ही यह गलत हो जाए, यह जीवन जीवित रहता है। मुझे संदेह है सज्जनों कि आप मुझे सहानुभूति के साथ देख रहे हैं। आप मुझे फिर से बताते हैं कि एक प्रबुद्ध और विकसित व्यक्ति, जैसे कि संक्षेप में जैसा कि भविष्य का मनुष्य होगा, जानबूझकर अपने लिए हानिकारक कुछ भी नहीं चाह सकता जिसे गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, यह गणित द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन मैं 100वीं बार दोहराता हूँ, एक मामला है, केवल एक, जब मनुष्य सचेत रूप से, उद्देश्यपूर्ण रूप से अपने लिए हानिकारक, मूर्खतापूर्ण, बहुत मूर्खतापूर्ण इच्छा कर सकता है, केवल इच्छा करने का अधिकार रखने के लिए। खुद को जो भी बहुत मूर्खतापूर्ण है और केवल समझदारी वाली चीजों की इच्छा करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। बेशक यह बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। हमारी यह सनक वास्तव में सज्जनों पृथ्वी पर किसी भी चीज से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।
खास तौर पर कुछ मामलों में, और खास तौर पर यह किसी भी फायदे से ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, तब भी जब यह हमें स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाती है और हमारे फायदे के बारे में हमारे तर्क के सबसे ठोस निष्कर्षों का खंडन करती है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यह हमारे लिए सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को सुरक्षित रखती है, यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारी व्यक्तित्वता। कुछ लोग, आप देखिए, यह मानते हैं कि यह वास्तव में मानव जाति के लिए सबसे कीमती चीज़ है, चुनाव। बेशक अगर वह चाहे तो तर्क के साथ सहमत हो सकता है, और ख़ास तौर पर अगर इसका दुरुपयोग न किया जाए बल्कि सीमाओं के भीतर रखा जाए, यह लाभदायक है और कभी-कभी प्रशंसनीय भी। लेकिन बहुत बार, यहाँ तक कि सबसे अधिक बार, चुनाव पूरी तरह से और हठपूर्ण तर्क के विपरीत होता है। और क्या आप जानते हैं कि वह भी लाभदायक है? कभी-कभी प्रशंसनीय भी। सज्जनों, मान लीजिए कि मनुष्य मूर्ख नहीं है। वास्तव में कोई यह मानने से इनकार नहीं कर सकता कि केवल एक ही विचार से, कि यदि मनुष्य मूर्ख है तो बुद्धिमान कौन है? लेकिन यदि वह मूर्ख नहीं है तो वह राक्षसी रूप से कृतघ्न है, असाधारण रूप से कृतज्ञ है। वास्तव में मेरा मानना है कि मनुष्य की सबसे अच्छी परिभाषा कृतघ्न द्विपाद है। लेकिन यह सब नहीं है। यह उसका सबसे बुरा दोष नहीं है। उसका सबसे बुरा दोष उसकी निरंतर नैतिक कुटिलता है, जो बाढ़ के दिनों से लेकर स्लेस्विंग होस्टिन काल तक बनी रही। नैतिक कुटिलता और परिणाम स्वरूप अच्छी समझ की कमी, क्योंकि यह लंबे समय से स्वीकार किया गया है कि अच्छी समझ की कमी नैतिक कुटिलता के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं है। इसे परखे और इतिहास पर नजर डालें। मानव जाति, आप क्या देखेंगे? क्या यह एक भव्य तमाशा है? भव्य, अगर आप चाहे तो। उदाहरण के लिए रोड्स के कोलोसस को ले। यह कुछ मूल्यवान है। यह अनावश्यकी ने अच्छे कारण से इसलिए पुष्टि की है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह मनुष्य के हाथों का काम है, जबकि अन्य कहते हैं कि इसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है। क्या यह बहुरंगी है? हो सकता है कि यह भी बहुरंगी हो। यदि कोई सभी युगों के सभी लोगों की सैन्य और नागरिक पोशाक वर्दी लेता है तो वह अकेले ही कुछ मूल्यवान है। और यदि आप बिना कपड़ों की वर्दी लेते हैं तो आप कभी भी इसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी इतिहासकार इस काम के बराबर नहीं होगा। क्या यह नीरस है? हो सकता है कि यह नीरस भी हो। यह लड़ाई और लड़ाई है। वे अभी लड़ रहे हैं। वे पहले लड़े और वे अंत में लड़े। आप स्वीकार करेंगे कि यह लगभग बहुत नीरस है। संक्षेप में, कोई भी दुनिया के इतिहास के बारे में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी जो सबसे अव्यवस्थित कल्पना में आ सकता है। केवल एक चीज जो कोई नहीं कह सकता वह यह है कि यह तर्कसंगत है। यह शब्द गले में ही अटक जाता है, और वास्तव में यह एक अजीब बात है। यह एक अजीब बात है जो लगातार हो रही है। जीवन में लगातार नैतिक और तर्कसंगत व्यक्ति, ऋषि और मानवता के प्रेमी सामने आ रहे हैं, जो अपना उद्देश्य, अपना पूरा जीवन यथासंभव नैतिक और तर्कसंगत तरीके से जीना, अपने पड़ोसियों के लिए एक प्रकाश बनना, बस उन्हें यह दिखाने के लिए कि इस दुनिया में नैतिक और तर्कसंगत तरीके से जीना संभव है। और फिर भी हम सभी जानते हैं कि वे लोग देर सवेर खुद से झूठ बोलते हैं, कुछ अजीबोगरीब चाल चलते हैं जो अक्सर सबसे अनुचित होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि वह अजीब गुणों से संपन्न प्राणी है, उस पर हर सांसारिक आशीर्वाद बरसाओ, उसे खुशी के सागर में डुबो दो ताकि आनंद के बुलबुले के अलावा कुछ भी ना दिखे। सतह पर उसे आर्थिक समृद्धि दे ताकि उसके पास सोने के, खाने और अपनी प्रजाति को जारी रखने के अलावा और कुछ न हो। और तब भी सरासर कृतज्ञता, सरासर द्वेष के कारण मनुष्य आपके साथ कोई घिनौना खेल खेलेगा। वह अपने केक को भी जोखिम में डाल देगा और जानबूझकर सबसे घातक बकवास, सबसे गैर आर्थिक मूर्खता की इच्छा करेगा, बस इस सारी सकारात्मक अच्छी समझ में अपने घातक काल्पनिक तत्व को शामिल करने के लिए। यह है सिर्फ उसके काल्पनिक सपने, उसकी भद्दी मूर्खता है जिसे वह बनाए रखना चाहेगा, बस खुद को साबित करने के लिए, जैसा कि यह इतना जरूरी हो कि मनुष्य अभी भी मनुष्य है और पियानो की कुंजियां नहीं, जिसे प्रकृति के नियम इस हद तक नियंत्रित करने की धमकी देते हैं कि जल्द ही कोई व्यक्ति कैलेंडर के अलावा कुछ भी नहीं जा पाएगा। और इतना ही नहीं, अगर मनुष्य वास्तव में पियानो की चाबी के अलावा कुछ भी नहीं होता, भले ही यह बात उसे प्राकृतिक विज्ञान और गणित द्वारा सिद्ध की जाती, तब भी वह विवेकशील नहीं बनता, बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए जानबूझकर कुछ गलत करता। और अगर उसे कोई साधन नहीं मिलता तो वह विनाश और अराजकता की योजना बनाता। अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के सुख, दुख, तकलीफें पैदा करता है। वह जीवन पर श्राप लगाएगा, और चूंकि केवल मनुष्य ही श्राप दे सकता है, यह उसका विशेष अधिकार है,
जो उसके और अन्य जानवरों के बीच प्राथमिक अंतर है। शायद केवल अपने श्राप से ही वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, यानी खुद को यह विश्वास दिला लेगा कि वह मनुष्य है, पियानो की चाबी नहीं। अगर आप कहते हैं कि यह सब भी गणना करके सरलीबद्ध किया जा सकता है, अराजकता और अंधकार और श्राप, ताकि पहले से ही सब कुछ गणना करने की संभावना से यह सब रुक जाएगा और तर्क फिर से अपना काम कर दे, तो मनुष्य जानबूझकर पागल हो जाएगा ताकि वह तर्क से छुटकारा पा सके। बेटा, उसकी बात मान लो। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मैं इसके लिए जवाब देता हूँ, क्योंकि मनुष्य का पूरा काम वास्तव में 1 मिनट खुद को यह साबित करने में ही लगता है कि वह एक मनुष्य है, पियानो की चाबी नहीं। यह उसकी त्वचा की कीमत पर हो सकता है, यह नरभक्षण द्वारा हो सकता है, और ऐसा होने पर क्या कोई इस बात पर खुश होने से बच सकता है कि वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है और यह इच्छा अभी भी किसी ऐसी चीज पर निर्भर है जिसे हम नहीं जानते? आप मुझ पर चिल्लाएंगे, यानी अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि कोई भी मेरी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छू रहा है, कि वे केवल इस बात से चिंतित है कि मेरी इच्छा अपने आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से मेरे अपने सामान्य हितों, प्रकृति और अंगणित के नियमों के साथ मेल खाए। हे भगवान, सज्जनों, जब हम सरलीकरण और अंगणित में आते हैं तो किस तरह की स्वतंत्र इच्छा बची रहती है, जब यह सब 2 और 2 4 बनाने का मामला है। मेरी इच्छा के बिना 2 और 2 बनाने का मामला 4 होता है। मानो स्वतंत्र इच्छा का मतलब यही हो।